1000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। साथ ही हम पाते हैं कि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कि फर्दर और स्पीडी इंक्रीज इन केसेस भी नोट किया जा रहा है, जिसमें अगर हम मुख्यतः देखें तो पाते हैं कोझिकोड, एर्नाकुलम, गुरुग्राम, इस टाइप के जिलों में जहां पर कि एक सडन इंक्रीज इन केस को नोट किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कि केसेस में वृद्धि नोट की गई है। हम स्टेट के साथ समन्वय करते हुए, चर्चा करते हुए कैसे इस इन्फेक्शन के रनअवे इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए उस पर कार्य कर रहे हैं। इसी तरह श्रीकाकुलम, ईस्ट गोदावरी, केरला के कुछ अन्य जिले, कानपुर नगर इन उत्तर प्रदेश, कर्नूल इन आंध्र प्रदेश, ऐसे विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, ऐसे कुछ जिलों में भी फर्दर इंक्रीज नोट किया जा रहा है। आज जरूरत है कि हम उस पर कार्य करें कि इन्फेक्शन के स्प्रेड को हम कैसे कम कर सकते हैं। कोविड वैक्सीनेशन कार्य त्वरित से चल रहा है, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करीब 16 करोड़ डोजेज पूरे देश में फ्री अब तक वितरित की जा चुकी हैं, जिसमें कि पीपल अबव 45 ईयर्स को 12.31 करोड़ डोजेज, हेल्थ केयर वर्कर्स को 1.58 करोड़ डोजेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2.09 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। इन डोजेस को देते हुए, जैसे कि हमने लिबरलाइज पॉलिसी 1 मई से शुरू की थी, उसके तहत अब कई स्टेट्स में, करीब 9 स्टेट्स में ये कार्य और सुचारू रूप से चलने लगा है और 6.71 लाख लोगों को 18 से 44 एज ग्रुप में भी वहां पर वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। अगर एक पॉजिटिव दृष्टि से देखें तो पाते हैं कि हमारी रिकवरीज में भी वृद्धि हो रही है, जबकि हमारे एरियाज ऑफ कंसर्न हमारे सामने हैं जिस पर हमें कार्य करना है। बट पैरेलली हम ये पाते हैं कि 1 मई से हम देखें तो डेली न्यू रिकवरी वर्सेस डेली न्यू केसेस में कुछ वृद्धि नोट की गई है, जो कि 75% अगर 1 मई को थी तो वह बढ़कर अब 89% रिकवरी हो चुकी है, और जो हमारे लिए एक पॉजिटिव विषय है। आज ज़रूरत है कि हम अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की कैपेसिटीज़ को और बढ़ाएं। बिसाइड्स हमारी कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज़, जरूरी है कि हम आज टियर 2 टाउन्स, टियर 3 टाउन्स में जो हमारे हेल्थ कर्मी हैं, उन सभी को कोविड के बारे में समस्त जानकारी हो, जिसके थ्रू वह कोविड के अर्ली आइडेंटिफिकेशन में भी एक तरफ से हमें सपोर्ट करें, और साथ में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में भी जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, ना अधिक ना कम, उस गति से काम करते हुए उसके तहत हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एम्स दिल्ली है। वह एम्स दिल्ली के आध्वर्य में हम लोग रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ क्लिनिकल प्रोटोकॉल से संबंधित इश्यूज पर चर्चा करते हैं, और उसी के अंतर्गत आज दिल्ली दूरदर्शन पे हमारे जो दूरदर्शन चैनल है, उस पर ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर एम्स के द्वारा देश भर में इसको डीमिस्टिफाई करने की दृष्टि से पूरे जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही हम जो हमारे रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं और स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं, इस ओरिएंटेशन के बाद वह सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज जिला स्तर पर भी जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वह गवर्नमेंट की हो और प्राइवेट सेक्टर की हो, उनको भी जो क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। ये सारे सेशन लाइव वेबिनार पर अवेलेबल हैं, जिसका हमने यहाँ पर आपके सामने जिक्र किया है, और साथ ही एम्स के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल हैं। इसमें हम देखें तो पाते हैं कि कुछ हमारे मुख्य टॉपिक, जैसे कि होम आइसोलेशन में क्या दवाई ली जानी है, प्लाज्मा थेरेपी के क्या रोल है, ऑक्सीजन थेरेपी विदाउट इन्वेसिव वेंटिलेशन कैसे करनी है, वेंटिलेशन और आईसीयू मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, रेमडेसिविर या और जो एंटीवायरल या जो हमारी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन वाली दवाई हैं, उनका कब प्रयोग करना चाहिए, इन्फ्लेमेशन थेरेपी कैसे होनी चाहिए, रेडियोलॉजी टेस्ट और ब्लड इन्वेस्टिगेशन का कोविड-19 में क्या रोल है, इस तरह के विषयों पर डिटेल चर्चा की जाएगी, ताकि हमारे देश की मेडिकल कम्युनिटी को हम इस बारे में एक्सप्लेन कर सकें। हम आपके द्वारा सभी से विनती करेंगे कि यह जितनी रिसोर्सेज हैं, यह एम्स की वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, जो कि एम्स जिसका जिक्र हमने आपके सामने किया है, वह वीडियोस के रूप में अवेलेबल हैं, वह यूट्यूब चैनल के रूप में अवेलेबल हैं। जरूरी आज यह है कि हम किसी भ्रांति में, किसी पैनिक सिचुएशन में या मिस इन्फॉर्मेशन से भयभीत ना हो। हमें जरूरी है कि हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल जाए तो हम उसको फॉलो करते हुए इस कोविड जैसी बीमारी से कैसे बचा जाए, उसके लिए रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट ले सकें।
आज इससे पहले भी हमने कई बार चर्चा की है, कोविड के मैनेजमेंट में यह एक समग्र सरकार और संपूर्ण समाज द्वारा किया जाने वाला कार्य है और इसके लिए जरूरी है कि एक स्थाई पर हम संक्रमण के प्रसार को रोकें, वह हमारा मूल कारण है और इसको कंट्रोल जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक स्वास्थ्य सेवा का वह बुनियादी ढांचा, यह जो आवश्यक लॉजिस्टिक्स चाहिए, उन पर हमेशा स्ट्रेस बना रहेगा। तो जिस तरह से एक तरफ सरकार की स्थाई पर सप्लाई साइड यानी कि आपूर्ति पक्ष पर काम हो रहा है, जरूरी है कि हम डिमांड साइड यानी कि मांग पक्ष पर भी, उसके मैनेजमेंट पर भी उससे अधिक कार्य करें। यह बहुत जरूरी है। हमारे लिए जरूरी है कि कलेक्टिवली हम सब लोग मिलकर ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ने पर जरूरी रिक्वायर्ड कार्य करें। और जैसे कि हमने इससे पहले भी आपके सबसे रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे प्रदेश, जो हमारे स्टेट्स या जिले जहां पर अभी संक्रमण कम है, हम वहां पर कंटेनमेंट पर अपना फोकस बनाए रखें ताकि वहां पर इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले। और जो वो एरिया हैं जहां पर कि या तो हाइयर सर्ज नोट किया जा रहा है, ज़्यादा केसेस नोट किए जा रहे हैं या हाई केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, वहां पर जरूरी है कि हम इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट पर उसी मोमेंटम से काम करें ताकि हम इन्फेक्शन का फैलाव रोक सकें। आज जरूरी है कि जिस तरह से पिछले 1 साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं, वह मिशन मोड कंटिन्यूड रहे। जरूरी है कि हमारे इन एफर्ट्स में जन भागीदारी, जन आंदोलन, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते आए हैं, हम उस मोमेंटम को बनाए रखें। जन भागीदारी, जन सपोर्ट से हम इंश्योर करें कि हमारा ट्रांसमिशन और जो ट्रांसमिशन की श्रृंखला है उसके लिए रिक्वायर्ड एक्शन किया जाए। जरूरी है कि अपनी मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ काम करते हुए उचित क्लिनिकल प्रबंधन पर काम करें, हमारा सारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के मुताबिक हो। उसके साथ ही जरूरी है कि हम जो हमने आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी एज ग्रुप लिए हैं उनका 100% टीकाकरण हो। चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने में सबसे अधिक सपोर्ट हमारे लिए जरूरी है कि हम कोविड सेफ बिहेवियर, कोविड उचित व्यवहार का पालन करें। वह हमारे लिए इतना जरूरी है कि जैसे हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यह हमारे एक सोशल वैक्सीन के रूप में काम करेगा और जिसके अंतर्गत हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं मास्क का उपयोग, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन कैसे किया जाए, हैंड एज वेल एज रेस्पिरेटरी हाइजीन कैसे मैनेज किया जाए, मेंटेन किया जाए, उस पर काम करें। जरूरी है कि हम एक स्थाई पर वैक्सीनेशन का प्रयोग करें, एक स्थाई पर हम क्लिनिकल प्रोटोकॉल पर काम करें, बट कड़ाई इन टर्म्स ऑफ एंश्योरिंग कि इन्फेक्शन ना फैले, नहीं तो हमारा हेल्थ सिस्टम कंटिन्यूड स्ट्रेन में रहेगा। हम उस पर भी कार्य करते रहें, इसकी भी अत्यधिक आवश्यकता है। धन्यवाद। प्रोफेसर विजय राघवन जी। धन्यवाद। शुरू करने से पहले मैं 2 मुद्दों पर स्ट्रेस करना चाहता हूं। फर्स्ट, this is a very critical time in our country and it's important for all of us to work together and ensure that we, India and the world, get out of this pandemic. Second, it's important that we understand that there are about 4 factors at play here. The first and most immediate is doing everything we can now and doing it together to help those who are currently impacted. It is gut-wrenching for all of us to see what is happening, and we must continue to strengthen all healthcare workers, frontline workers, patients and their families, those ensuring supply chains function, and make sure that we overcome this huge surge. Now that's the first point. Now let us work together to attend to the present. And the next 3 issues which I'm going to talk about are about bringing down the wave, dealing with future ones. The 3 points are: what can we do, what does the virus do, and what do vaccines do? What we can and should do is simply stated, but not easy to implement, as we have seen. Yet the best time for us to change our behavior is now. What we at every level, from individuals, families, communities, local government, state government, central government, need to do is to maximally and effectively maintain distance and follow COVID-appropriate behavior. This is critically important. Distancing can exponentially bring down the spread. The virus can only go from human to human. In each context, therefore, we need to follow COVID-appropriate behavior that is most effective and tailor it to that context. Now, I'll be principally giving an overview on the other points. What does the virus do and what vaccines and science can do in that context? I will briefly summarize how SARS coronavirus 2 variants emerge and what they mean for us,
and what they mean for us going ahead. Dr. Sujit Singh, Director NCDC, and Dr. Renu Swarup, Secretary, Department of Biotechnology, will elaborate on the variants under investigation and of concern in India. Let me just summarize the key conclusions before I go on. First, we need to do what we need to do does not change because of the variants. Masks and distancing are critical and most effective. Given the higher transmissibility of some variants, this is most important, but it is the same message. The variants do not alter the message. The variants are transmitted the same way as the original strain. It does not have other properties of new kinds of transmission in the air or anything like that. It just infects humans in a manner which makes it more transmissible because it gains entry, makes more copies, and goes out again, the same way as the original one. Second, vaccines are effective against the current variants. Third, new variants will arise all over the world and in India too. While variants which increase transmission will likely plateau, immune-evasive variants and those which lower or increase disease severity will arise going ahead. Finally, scientists in India and all over the world are working to anticipate these kinds of variants and act against them rapidly by early warning and developing modified tools. This is an intense research program which is happening in India and abroad. Now let us look at variants and the huge second wave. Many factors contributed to this large wave, and variants are but one factor. Now, why did the first wave decline? Let us understand that first. And why did the second wave start? Why is it so severe? We've heard from Dr. Love Agarwal what we are doing and what we should do about what is happening now. But the first wave declined because of two factors. As infections rose, so did immunity amongst those infected. As cautionary steps at every one of these levels I alluded to earlier, from individual to high level increased, there was less opportunity for infections to spread. A combination of a standing level of immunity in the population and cautionary steps halted this spread of the first wave and caused a decline. Unless new opportunities arise, this would have been the situation. New opportunities came about all over the world and in India too. If cautionary steps decline, new opportunities for spread arise. What happens if we drop our guard? The level of caution drops, but also so does the standing level of immunity is often not enough to stop infection spreading. Many people get infected until we reach a new immunity threshold. Such a second wave is typically smaller than the first. Such a second wave was expected. However, multiple parameters can change in small amounts and add up to a second wave much larger than the first. Each parameter may seem a small change, but together, because the rise is exponential, this adds up enormously. Such a much larger second wave with the ferocity we are seeing was not predicted. Now, what contributes to a large second wave? What were the opportunities open to the virus? After a first wave, immunity can keep new infections low. However, immunity may not have been widespread, and the fraction uninfected, due to cautionary steps they have taken in the first wave, may have been large. Immunity can also fade. Someone who has recovered could be reinfected, but we know that after 8 months of being infected, protection is still very high, it's about 80%. But could that 20% be sufficient to cause immune evasion of significance? So the combination of less caution, less immunity in a population from the first wave, and the consequent opening up of access to the virus drives a large second wave. In other words, as long as variants are not immune evasive substantially, their being more transmissible is important, but that alone will not cause a big surge unless cautionary steps decline and a large population is available for infection. What role do the variants play in the size of the second wave? Let us look at that. And to do that, we have to see how SARS coronavirus 2 was successful so quickly. This virus emerged in late 2019 in Wuhan, and at that time it was a virus which we could call a generalist. It could infect many mammal species, minks, cats, dogs, etc. And it indicates that it's not specifically a tightly human-adapted virus. Now, this didn't change much in all of 2020, and all the evolutionary signals show evidence for this lineage to continue in the same way. The first 11 months of the SARS coronavirus 2 evolution
had a relatively very low accumulation, slow accumulation of mutations, about 2 mutations per month in global lineages. Generally, not much of what is called adaptive evolution was detected, with one exception, which we can go through later if needed. Now, the second phase started sometime in October 2020 and has gone on now in April, May 2021. Now, one example of that dramatic change in that period was the B117. While people had already studied how changes in the spike protein, which is the key aspect of the virus for it to infect us, could change the antibody sensitivity, people did not predict this kind of accumulation of mutations to give rise to a lineage like B117. So that was indeed somewhat of a surprise. And this mutation, this set of mutations could have arisen in an immune-compromised individual where lots of opportunities for change can take place. Now, there are 2 points about the virus. As I said, it started off as a generalist, a rough, crude key which can fit into many locks. Now, as transmission increases and mutations which increase transmission take place, the key becomes more and more refined and more specific. But there's only so much that transmission can be perfected. You cannot go beyond a certain level. But the very same region of the spike protein, which is involved in increasing transmission, is also involved in other activities of the virus, such as how the host system responds with antibodies towards it. So viruses which are better and better at transmission can also accumulate changes which allow for antibody evasion, immune evasion, or vaccine evasion. That has not happened substantially yet with these variants, but that's something, as I said, could be important. So most antibodies target the spike protein in an area which is called the receptor binding motif. And this kind of variation has been well studied by scientists all over the world. Now, in early 2021, something changed rather importantly. A very large number of people all over the world had been infected. Now, as I said, as immunity increases, the virus doesn't have opportunity to go. But it sees that there are pockets it can go through, and therefore there's selection advantage through evolution for it to be more efficient in transmission. And that's what happened. So this is a new and second phase where efficiency has been selected because of already present immunity in the population. As vaccination increases, there will be selection pressure for new kinds of escapees, and we have to be prepared for that. So the changes in the biology which we have seen, along with the increased transmission of variants such as B117, which my colleagues will talk about, suggests a new approach. Earlier, there was an approach of the virus where it infected people, largely asymptomatic, many symptomatic, and had a certain profile of progression. Now it is adopted, because of fewer people available, a hit-and-run lifestyle. And this is what has happened with the new variants coming. So far, they're still not antibody immune system evasive or vaccine evasive, and yet these are the kinds of changes which are important to keep a watch over. So phase 1 was, as I said, a generalist approach of the virus, and phase 2 has fitter viruses with arising out of increased host immunity due to previous infections. Now, we must keep in mind that variants of concern represent better adaptation to humans and triggered by human population. So it is not just something which the virus is doing. And therefore, everything which we can do to prevent the virus's spread, to lower its transmissibility, is absolutely very, very critical. So this is something which we need to look at going forward. Now, what next? Where does SARS coronavirus 2 go from here? A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared scientifically to take care of that. So B117, other variants like
617 are accumulating changes which show excellent vaccines, on which vaccines show excellent efficacy, but ongoing surveillance is needed and vaccine updates as we go ahead with new kinds of variants are inevitable. So let me end by saying, why do we care about SARS coronavirus 2 variants? They may be more transmissible, but there's not too much we can do about that. We have to adapt our behavior. They might be less recognized by immunity. Now that's very bad too, but we can potentially upgrade vaccines and have different kinds of strategies as new variants come. Only sometimes does viral evolution erode immunity very rapidly. For example, for measles, it doesn't erode at all. For influenza, it happens much more rapidly. SARS coronavirus 2 looks like it is somewhere in between, and it will keep changing. So we have to be prepared with changes in our strategy in terms of vaccines and other kinds of situations. So what scientists are doing, let me end here, is to make a map in the laboratory of all possible changes which can happen in the virus and see how these changes can affect immune evasion and vaccine evasion. So we are both theoretically and in the laboratory, by national and international work, going to be much better prepared for potential changes which can be immune system and vaccine evasive. Till then, we have to do what I started off by saying, change, make sure our lifestyle has masks and distancing fully. Vaccines are effective. Vaccines scale up steadily and linearly, but our behavior can change exponentially. So we must change our behavior while we wait for vaccines for everyone to be vaccinated. New variants will arise all over the world and in India too, which will increase in transmission, but that will plateau. But immune evasive variants will come as we go along, which will alter disease to make more or less severe. Our scientists are prepared to deal with that. Meanwhile, we should do what we can do. So, as I said, we are all working to anticipate these kinds of changes from a scientific perspective. And meanwhile, we must attend to the immediate with great urgency and also deal with, collectively, our behavior so that we squelch this exponential rise in other parts of the country. Thank you. Secretary, Department of Biotechnology, Ms. Renu Swarup. Thank you very much. And I will now briefly summarize to you what the government's efforts have been working with various scientific research institutes, hospitals and others across the country to do a better understanding of what this entire virus is. As we've heard, SARS-CoV-2 is basically a virus. We all know that by now. And viruses, by their nature, by their biology, mutate. Mutations are not new to a virus. And to take this forward, it's important for us to understand the virus and understand what really is the virus going to do and how do we handle it. So last year in 2020, when we did have this pandemic, that is when the whole effort on understanding the virus began. In fact, in April last year itself, a Sentinel genomic surveillance, a genomic sequencing initiative within the country began by all the various research groups who are competent to do it. Department of Biotechnology, the Council of Scientific and Industrial Research, ICMR, state laboratories, and collectively, over a period of about 5 to 6 months, we did do about 6,000 to 7,000 sequences. This was to understand that pan-India, what really are we getting from this virus? The indications that we had were very clear that there was no major mutation which had come in. There was D614G which was seen but which had no clinical correlations. Now we need to understand here that we are looking at a molecular surveillance, but unless and until it is correlated with the epidemiological data, with the clinical data, there is independently, it does not have any significance unless we see the clinical correlation. And while we were doing this, and that's when globally also this virus was infecting a large number of people, and that's when we got the information about the
virus which was noted by United Kingdoms, which was then called the UK variant. So wherever they were identified and noted first, they were called by the country of where they were identified. We had the information on the UK strain which was come in, that is 117. And we quickly, and we have to also remember that it was noted by the UK, but it took them about 2 to 3 months to do the clinical correlation before it actually became a variant of concern. Now, when does it become a variant of concern? That is when we have sufficient data to tell us that this is going to impact clinically on the virus. And till then, when we see any of such variations coming in, which would probably, as we said, mutation is something that happens naturally. There would be hundreds of mutations happening. But when that mutation goes on to a specific point of the gene sequence where it could impact, then it becomes a variant under investigation. It goes through the investigation. When it gets clinically correlated, then it becomes a variant of concern. Based on that, we did start our work in immediately taking up the travelers, international travelers, and then we planned out a strategy which my colleague Dr. Sujit Singh will run you through a presentation and give you the full information. But I think what is important for us to understand is that this exercise that we did, when we have these 3 variants of concern, we then also in late February, early March, we had indications of these variants under investigation which may cause clinically the data needs to be looked at. The clinical correlations began, interactions with the state governments which he will share with you. This was also put onto the global database. And that's when this variant of interest got a global lineage, the 617 as we call it. Now this was important. Why was it important? It was important because this information which came from our Indian scientists helped to guide the global community that such a variant of interest exists. And that's when they started looking for it within their own countries. Today we have about 16 other countries which are also reporting this strain. So this mutation could be anywhere. It's only where it gets identified is where what's important, and that's how globally they look at it. So I will hand it over to Dr. Sujit Singh, who will take you through the details about INSAGOG, which was the consortium which got launched. As I said before that, these were sentinel sites. Then it became important that we come together as a coordinated group, bring the NCDC on board, which is the key agency in the country which interacts with the states, bring in the state surveillance officers, bring in the states as a part of this consortium, so that collectively the molecular surveillance gets linked to the epidemiological surveillance, and then we have holistically the data which can guide us for decisions to be taken, which it has done extremely well in these last few months. So I will hand it over to Dr. Sujit to give us the details about how the INSAGOG has functioned over these last few months. Over to Sujit. Thank you, madam, and very good afternoon to all. मैं आप लोगों को इस बारे में थोड़ा बताऊंगा कि इंडियन जीन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्शियम किस लिए बनाया गया। आप सबको ध्यान होगा कि दिसंबर के अंत में यूके वेरिएंट नया वेरिएंट SARS-CoV-2 का जो कि WHO ने और यूनाइटेड किंगडम ने डिक्लेयर किया, जिससे कि अनयूजुअल सर्ज यूके के सदर्न पार्ट में नोटिस की गई थी। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश ने तुरंत प्रोएक्टिवली इसको ध्यान में लेते हुए एक इंडियन कंसोर्शियम बनाया जिन्होंने में हाई लेवल सेंटर्स का, जिसमें 5 DBT के लैब्स थे, 2 CSIR के थे और 3 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लैब्स थे, जिसमें ICMR का NIV भी इंक्लूडेड है। इन सब लैब जो है ये पहले से ही जीनोमिक वर्क कर रहे थे। मेरा ये ध्यान में दिलाना आवश्यक है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई हम लोगों ने एकदम नया चालू किया हो, इससे पहले भी चल रहा था। जैसा मैडम ने बताया, सेंटिनल सर्वेलेंस के रूप में हम लोग ये कार्य पहले से भी कर रहे थे, लेकिन जब इसको एक नेशनल कंसोर्शियम का रूप दिया गया तो वो दिसंबर में हम लोगों के ऑब्जेक्टिव के अनुसार, क्योंकि हम ये देखना चाहते थे जो ये वेरिएंट की बात हो रही है ये हमारे देश में पहले से आ गया है या हमारे देश में इसमें आने की संभावना है, और अगर ये आता है तो हमारे देश में किस प्रकार का ये बिहेवियर करेगा और जिससे कि हमको किस तरीके से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया, ये कंसोर्शियम में ये 10 मुख्य लैब थे जिन्होंने ये बनाया और आज भी वही लैब इसके कार्य कर रहे हैं। हम लोग इसको बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं।
अब मुख्य चीज इसकी यह है कि हम जो जीन का स्ट्रक्चर होता है उसमें म्यूटेशन देखने की कोशिश करते हैं, और जब कई सारे म्यूटेशन मिलके एक पर्टिकुलर जीन के पार्ट को चेंज करती हैं या उसमें एक ऐसा चेंज लाते हैं, तब उसको एक वेरिएंट कहा जाता है। और जब वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं तो वो एक स्ट्रेन का रूप भी ले सकते हैं, लेकिन हर स्ट्रेन जो है एक वेरिएंट जरूर होता है, लेकिन वेरिएंट स्ट्रेन नहीं होते। तो ये जैसे कि अभी अभी बतलाया, B117 एक वेरिएंट था जिसको कि यूके में आइडेंटिफाई किया गया था। इसकी 50% ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी पाई गई, और इसमें से थोड़ी सी डिजीज़ की सीवियरिटी को भी ये स्टडी किया गया है, जिसका कि अभी अभी पब्लिकेशन हुआ है। एक सीवियरिटी को भी ये इम्पैक्ट करता है। दूसरा वेरिएंट है B1315। ये वेरिएंट साउथ अफ्रीका में आइडेंटिफाई किया गया साइमल्टेनियसली, दोनों चीज़ें करीब करीब साथ हुई थी। और ऐसे ही थर्ड वेरिएंट है P1, जिसको कि ब्राज़ील और जापान में साथ साथ किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जो आप साथ में देख रहे हैं, जिनको कि स्पाइक प्रोटीन एरिया में, जो कि अभी राघवन सर ने काफ़ी डिटेल में बताया कि किस एरिया में वेरिएंट हमारे लिए वो एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनता है या वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन बनता है। तो ये पर्टिकुलर म्यूटेंट्स हम लोगों ने स्टडी किए गए। आप देखेंगे L452R, E484Q, और ये बाकी L452 एंड E484Q साथ में, और N501Y और N440K, जो कि आजकल आप काफ़ी न्यूज़ में देख रहे हैं। ये सभी वेरिएंट उसी के प्रकार हैं। अब इसकी हमारी स्ट्रेटजी क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहूँगा। और इसमें हमने देखा, सबसे पहले हमने टारगेट सैंपल्स आइडेंटिफाई किए। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हमारा पहला ग्रुप था, क्योंकि हमको सबसे पहले ये देखना था जो विदेश से आने वाले लोग हैं उनके थ्रू कोई विदेशी नया वेरिएंट हमारे देश में तो नहीं आ जाता। तो ये इंटरनेशनल पैसेंजर्स का जो विदेशों से आ रहे थे उनका ध्यान किया गया, और उसमें हमने कंट्री ऑफ ओरिजिन, जिस कंट्री में से वो आ रहे हैं, उनका वैक्सीनेशन स्टेटस, ट्रैवल हिस्ट्री, बाकी चीज़ों का ध्यान रखा। दूसरे कैटेगरी हमारे सैंपल्स हैं कम्युनिटी सैंपल्स, जिसमें मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारे दो प्रकार के सैंपल्स को हमने टारगेट किया। नंबर 1, वो स्टेट और वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कि आउटब्रेक्स नोट हो रहे हैं या एक्सपोनेंशियल राइज नोट किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जनवरी के अंत में, फरवरी के शुरू में महाराष्ट्र के काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट और पंजाब के डिस्ट्रिक्ट ने एक एक्सपोनेंशियल सर्ज दिया। उसको नोट करने के लिए ये हमारे उसके रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स को हमने टारगेट किया। और इसी प्रकार अगर क्लिनिकल सीवियरिटी कहीं ज़्यादा मिलती है तो उसमें भी हम समझने के लिए कि ये किसी वेरिएंट के द्वारा तो नहीं है, एक जीनोमिक सीक्वेंस को भी वह टारगेट करते हैं। दूसरा है हमारा सेंटिनल साइट। ये हमारा ऑनगोइंग सर्वेलेंस सिस्टम है और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जो नए नए वेरिएंट, जैसा कि अभी राघवन सर ने बताया, आरएनए वायरस में म्यूटेशन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और उस म्यूटेशन पे निगाह रखना एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है, जिससे कि हमें समझने में मदद मिले कि ये वेरिएंट किस प्रकार से आगे बिहेव कर रहे हैं। तीसरी हमारी कैटेगरी है री इन्फेक्शन वाली, जिसको कि आप सभी जानते हैं और ये काफ़ी कुछ लोगों के ध्यान में रहता है कि री इन्फेक्शन हो गया, पहले भी हुआ था, नवंबर में भी दोबारा हो गया। इसी प्रकार किसी वैक्सीनेटेड लोगों में जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी हम ये देखने की कोशिश करते हैं क्या उसमें री इन्फेक्शन या कोई नया वेरिएंट तो नहीं है। अब इसके लिए जो हमने एसओपी निर्धारित की, जो कि मैं आप लोगों को ध्यान में दिलाना चाहूँगा, पहला काम है राइट सैंपल हमारे लैब तक पहुँचना, और इसमें हमारा आईडीएसपी का नेटवर्क जो कि जिले जिले तक फैला हुआ है वो इसमें को कार्य में मदद करता है कि राइट सैंपल राइट जगह से लेके और उसको लैब तक पहुँचाए। दूसरा हमारा होता है जो लैब में सीक्वेंसिंग करते हैं, वो सीक्वेंसिंग बेसिकली 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। नंबर 1 वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जो आपने अभी देखा 3 हैं, और अब एक हमारा B1617 भी है। और इसी प्रकार हम पहली चीज होती है एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न, दूसरा होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। इस वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में जो 3-4 वेरिएंट जब इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको आइडेंटिफाई करके जीसेट के एक्सपर्ट्स इसको नोटिफाई करते हैं या WHO इंडिकेट करता है, तब इसको एक वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है, और उसको इन्वेस्टिगेशन के बाद एपिडेमियोलॉजिकल और क्लिनिकल कोरिलेशन के बाद उसको एक नाम दिया जाता है कि वेदर वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कि नहीं है। तीसरी चीज मैं इसमें आपको कहना चाहूंगा, कुछ अगर ऐसे म्यूटेशन हमारे साइंटिस्ट को दिख रहे हैं जो कि उनके हिसाब से पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस के हो सकते हैं। मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहूंगा, जैसा कि अभी पूर्व में भी कहा गया, कि हमारे लिए कौन से म्यूटेशंस इंपॉर्टेंट हैं। म्यूटेशंस रेगुलर होते हैं, तो जीसेड में भी अगर आप देखेंगे ग्लोबली 13,38,000 से ज़्यादा म्यूटेशंस नोटिफाई किए जा चुके हैं इस पर्टिकुलर SARS-CoV-2 के, जिसमें कि यूके, यूएसए सभी देशों ने किया, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है और हमारा देश भी है।
तो इन सब म्यूटेशंस को नोटिफाई करके ये देखना उन म्यूटेशंस की इंपॉर्टेंस होती है जिन म्यूटेशंस से पब्लिक हेल्थ रेलेवेंस हो। तो अगर साइंटिस्ट उसको नोट करते हैं तो वो एक साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप मिनिस्ट्री ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, उसके एक्सपर्ट्स के पास ले जाते हैं, वो इसके ऊपर डेलिब्रेट करते हैं, और अगर वो पाते हैं कि ये पर्टिकुलर म्यूटेशंस या म्यूटेशंस का ग्रुप या वेरिएंट ये एक पब्लिक हेल्थ रेलेवेंस का हो सकता है, तो वो एनसीडीसी को, सेंट्रल सर्वेलेंस यूनिट को नोटिफाई करते हैं। और नोटिफाई करने के बाद एनसीडीसी के लोग स्टेट सर्वेलेंस के लोगों के साथ मिलके या डिस्ट्रिक्ट वालों के साथ मिलके उस पर्टिकुलर कैटेगरी से सैंपल हम और उठाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि इसको एक बेहतर तरीके से समझा जाए। ये मेरा बताने का प्रयोजन आपको यह है कि इस सब प्रोसेस में एक समय लगता है। जिस स्टेट वालों से बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट से बात करते हैं, हॉस्पिटल से बात करते हैं, और फिर राइट सैंपल दोबारा आते हैं और एक जीन सीक्वेंसिंग का प्रोसेस को हमारे लैब दोबारा करते हैं। और उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो अगर लैब के प्रोसीजर की बात करें, हमें 3 से लेकर 7 दिन का समय नॉर्मली लगता है। तो ये सब प्रक्रिया में एक समय लगता है। फिर उसको एक स्टैटिस्टिकली वैलिड बायोस्टैटिस्टिक मेथड से इसको देखा जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज एक रिलेवेंस की है कि नहीं, और उसके बाद इसको एक वो दिया जाता है और एक सबमिट की जाती है, उसके बारे में एक पूरी जानकारी। आगे मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, रेगुलर, ये हमारा रेगुलर मैकेनिज्म है, और इसमें हम एक प्रक्रिया करते हैं। जब हमारा ये कार्य, जैसे ही हमको रिपोर्ट मिलती है, चाहे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की हो, चाहे हमें म्यूटेंट की हो, ये हम स्टेट वालों के साथ रेगुलरली शेयर करते हैं, और उसी के साथ मिनिस्ट्री से भी शेयर करते हैं। ये वायरस, नए वायरस जो हमको मिलते हैं जिसका म्यूटेंट या वो होता है, उसको कल्चर के लिए हम लोग हमारी फरीदाबाद की और इसकी लैब में 2 जगह भेजते हैं। उस जगह इनका कल्चर किया जाता है, जिससे कि आगे की स्टडी के टेस्ट पे उसकी क्या प्रक्रिया है, या इम्यूनिटी का उसका किस वैक्सीन पर असर उसका कैसा है, इसको समझने का प्रयास किया जाता है। अब इस जीनोमिक सर्विलेंस का इम्प्लीकेशन क्या है, मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि ये हम वेरिएंट की काफी बात करते हैं, और इसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि वेरिएंट हमारे लिए किस चीज रूप में वो इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि डिजीज एपिडेमियोलॉजी के हिसाब से, जो कि टाइम प्लेस पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या नया वेरिएंट का किसी एज ग्रुप में ज्यादा इंपैक्ट है, बच्चों में ज्यादा इंपैक्ट है, एडल्ट्स में ज्यादा इंपैक्ट है। तो इसको समझने के प्रयास के लिए हम लोग इसको देखते हैं। दूसरा है ट्रांसमिसिबिलिटी, जिसको कि काफी डिटेल में स्टडी किया गया है वेरिएंट्स में, और ये एक मुख्य कारण है जो कि हमको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझने का एक नया तरीका देता है। और इससे हम डिजीज ट्रेंड को कोरिलेट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रोपोर्शन में वेरिएंट बढ़ रहा है और किस प्रोपोर्शन में डिजीज बढ़ रही है। और अगर हम इसको कोरिलेशन को सही पाते हैं, तब हम इसको एक स्टैटिस्टिकल मेथड के द्वारा स्थापित करने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस वेरिएंट एज फार एज transmissibility is concerned, as far as clinical scenario is concerned, और as far as the testing strategies is concerned। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, इसमें एक रहता है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लिए इम्प्लीकेशन। डिस्ट्रिक्ट को और स्टेट को भी ये समझने में मदद मिलती है कि किस प्रकार के वेरिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन उनके यहाँ कैसा है। इसी प्रकार क्लिनिकल सीवियरिटी भी अगर किसी वेरिएंट की होती है तो हॉस्पिटल को बेटर प्रिपेयर्डनेस के लिए तैयार करता है कि जैसे ही केसेस की राइज हो, हमारे हॉस्पिटल किस प्रकार अपने आप को बेटर इक्विप करें, किस प्रकार लेटेस्ट ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करें, जिससे कि हमें उस बीमारी के लक्षण को समझने में और उस बीमारी के इलाज को समझने में मदद मिले। आखिरी चीज है कि हमारी इसका नेशनल और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव क्या है। नेशनल मैंने आपको सबको बतलाया, जैसा कि अभी हम देख ही रहे हैं रोजाना किस प्रकार हम प्रेस ब्रीफिंग में, स्टेट से इंटरेक्शन में इस चीज को साझा करते हैं, और इससे स्टेट को इस बार की जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि उनके स्टेट में, उनके डिस्ट्रिक्ट में और दूसरे स्टेट्स में किस प्रकार का हमारे यहाँ सिनेरियो चल रहा है। दूसरी चीज इंटरनेशनल में, जैसा कि राघवन सर ने शुरू में बताया कि जब तक कोई भी कंट्री इससे इन्फेक्टेड है तब तक हम अपने देश को सेफ नहीं मान सकते। तो इस पर्टिकुलर म्यूटेशन का, वेरिएंट का और सर्ज का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रेमिफिकेशन भी है, क्योंकि हम IHR के सिग्नेटरी हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश में जो हो रहा है वो हम दूसरे देश वालों से साझा करें, और दूसरे देश की जानकारी को साझा करके अपने देश में देखें कि वो किस प्रकार का हम लोगों को इम्पैक्ट दे रहा है। ये मैं आपके सामने चार्ट रखना चाहूँगा, जिससे ये बताए आज की तारीख में अगर हम देखें तो हमारे पूरे के पूरे स्टेट्स में वेरिएंट हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिनमें कि हमारे 4 वेरिएंट जो ऑफ कंसर्न जो कि आपको दिखाए गए हैं, इसमें 3990 करीब आज की तारीख में हमारे वेरिएंट जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। 18,453 हम लोगों ने सीक्वेंस किए हैं आज तक की तारीख में, और इसमें आप देखेंगे कि दोनों ही प्रकार के सैंपल्स हैं, कम्युनिटी वाले सैंपल्स भी हैं और इसमें हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स और उनके कॉन्टैक्ट के भी सैंपल्स हैं। अगर आप इसमें
डिटेल में देखना चाहेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि इसमें हमारे 3-4 प्रदेश अलग से निकल के आते हैं, जिसमें महाराष्ट्र है और जिसमें पंजाब है, जिसमें हमारा दिल्ली है और जिसमें हमारा बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। बाकी इसके डिटेल्स आपके सामने। अगर आपको इसको इसी चीज को अगर ज्योग्राफिकली देखना चाहेंगे आप, तो प्रेवलेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स में या आपको मैप के जरिए दिखाया जाएगा कि किस प्रकार ये हमारे नोन जो वेरिएंट हैं वो और इंटरनेशनल वेरिएंट हैं वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में। नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में हमारे यहाँ आज की तारीख में काफी कम इस वेरिएंट्स का वो है। अब आएंगे हम इसकी पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन को हम कैसे शेयर करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा। न केवल हम जैसे ही हमको लैब से इंफॉर्मेशन मिलती है, हम स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर से तुरंत वो इंफॉर्मेशन वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कि किस डिस्ट्रिक्ट के किस पर्टिकुलर सैंपल्स में हमें वो इंफॉर्मेशन मिली, या जिस एयरपोर्ट से अगर इंटरनेशनल ट्रैवलर आया है तो उस एयरपोर्ट से हम उसके डिटेल्स लेके उसको उस पर्टिकुलर स्टेट को ये इंफॉर्मेशन देते हैं। और वो स्टेट को ये वो भी देते हैं हम, क्योंकि हम उसके लिए ये आवश्यक है कि उस पर्टिकुलर वेरिएंट का उनके डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कि वो सर्वेलेंस से ये देखने की कोशिश करें कि ये वेरिएंट जो उनके डिस्ट्रिक्ट में पाए गए उससे कोई उनको अनयूजुअल सर्ज तो नहीं मिल रही, और अगर सर्ज वगैरह उनको मिलती है तो वो उससे हम रिपीटेडली हमको साझा करते हैं और फिर हम उसको एपिडेमियोलॉजिकल कोरिलेशन करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम लोग दूसरे एक और हमारा तरीका है स्टेट से शेयर करने का, कि जैसे ही हमारा वेरिएंट्स का और सर्ज का एक वो बनता है, एक रूप बनता है, तो हम उनसे डायरेक्ट डिस्कशन करते हैं कि ये पर्टिकुलर आपके किस डिस्ट्रिक्ट के सैंपल्स हैं या किस डिस्ट्रिक्ट में आपको इस प्रकार का आउटब्रेक या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल रहा है, तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के कौन से सैंपल्स हमारे लिए रेलेवेंट हैं। बिकॉज इसमें मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि क्योंकि सीक्वेंस हमारी एक लिमिटेड सैंपल्स की होती है, तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। इसलिए हम स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट वालों के साथ मिलकर राइट सैंपल्स मंगवाते हैं और उनकी सीटी वैल्यू वगैरह देख के तब उसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रोसेस करते हैं। इसी में मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग इसके बारे में रेगुलर वीसीज करते रहते हैं स्टेट्स वालों के साथ, जिनमें सीनियर ऑफिशियल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, और कई बार हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी वीसी की है स्टेट्स के साथ, जिसमें भी हमने ये प्रेजेंटेशन किए हैं और उन सब लोगों से साझा किए हैं और उन सब लोगों के कंसर्न्स को हमने समय समय पर एड्रेस किया है। आज की तारीख में अगर मैं इस बात को थोड़ा सा समराइज के रूप में आपको बताना चाहूं, तो B117 जो हमारा लीनिएज है, ये हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में डिक्लाइनिंग ट्रेंड में दिखा रहा है कंट्री में, जो कि शुरू में हमने देखा था इसका काफी हद तक प्रकोप हमें जो है महाराष्ट्र में देखने को मिला था, फिर दिल्ली में भी देखने को मिला था। तो अब आज की तारीख में हमारा जो B1617 लीनिएज जो है, थोड़ा सा जिसका कि मुख्य वो था, केंद्र था महाराष्ट्र था, आज भी वो काफी जगह पे हमको ये नया लीनिएज देखने को मिल रहा है। और आज की तारीख के सर्ज में अगर हम देखें तो कुछ स्टेट्स में हमें इसका कोरिलेशन मिला है, लेकिन इसका एपिडेमियोलॉजिकल और क्लिनिकल कोरिलेशन अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया है, तो मैं इसके ऊपर अभी ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। ये मैंने पिछली बार के उसमें भी कहा था कि हमारा ये कोरिलेशन जो है मुख्य एस्पेक्ट होता है, और बिना कोरिलेशन के हम किसी भी प्रकार की सर्ज को, किसी भी प्रकार के सिनेरियो को उससे डायरेक्ट लिंकेज नहीं कर सकते, नहीं कैसे स्थापित कर सकते। और रही बात इसकी कि हम इसके एक बेसिस पे क्या की एक्शंस लेते हैं, जैसा कि अभी राघवन सर ने बताया, कोई भी वेरिएंट हो, कोई भी वेरिएंट में वो क्षमता नहीं होती कि हमारे मास को पेनिट्रेट कर पाए या हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से पार पा पाए। तो ये हमारे लिए मुख्य हमारा एक धरातल है जिसके ऊपर हमें खड़े रहना है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, testing strategies, quick isolation, preventing the crowd from intermingling, and also making the people vaccinated in time and with priority should be the key, and should be our strategy for the areas where we are finding variants also.